नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम पर्यावरण अध्ययन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जिनके आपके एग्जाम में आने की पूर्णतः संभावना है। इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखें क्योंकि यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। भारत के एक राज्य की जलवायु विशेषताएं इस प्रकार हैं। वर्ष के अधिकांश भाग में उच्च तापमान, बहुत ही कम वर्षा। निम्न में से कौन से राज्य का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है सिक्किम, केरल, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। यहाँ पर आपको बताना है वर्ष के अधिकांश भाग में उच्च तापमान और बहुत ही कम वर्षा, यह किस राज्य की जलवायु की विशेषताएं हैं? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान। आप लोग ध्यान रखना साथियों, जो राजस्थान है यह भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ वहाँ पाई जाती हैं जहाँ पूर्वी व पश्चिमी घाट मिलते हैं? नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ, कार्डामम पहाड़ियाँ या फिर सेओराय पहाड़ियाँ। तो साथियों जहाँ पर पूर्वी व पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ हैं? नीलगिरी पहाड़ियाँ। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस मिट्टी का निर्माण रूपांतरित और खादर चट्टानों के अपक्षय से हुआ है और जो लौह अयस्क से परिपूर्ण है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए हम सभी जानते हैं काली मिट्टी का निर्माण तो होता है लावा से, तो ये तो भैया हो नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा साथियों ऑप्शन सी, लेटेराइट मिट्टी। इस मिट्टी का निर्माण रूपांतरित और खादर चट्टानों के अपक्षय से हुआ है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। और यदि साथियों वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर अवश्य करें। चलिए, सबसे छोटे दिन वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, शनि, शुक्र या फिर बुध? साथियों सबसे छोटे दिन वाला जो ग्रह है वो है बुध। और सूर्य के सबसे नज़दीक कौन है? तो साथियों सूर्य के सबसे नज़दीक है बुध, ये भी आप ध्यान रखें। ठीक, प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। कौन सा प्राकृतिक तंतु नहीं है? सूती, ऊनी, रेयान या फिर जूट? सारे ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। ये कई बार एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं और अभी भी एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा देखिए साथियों क्या होगा। यहाँ पर क्या प्राकृतिक तंतु नहीं है। यहाँ पर जो सूती है, सूती वस्त्र भैया प्राकृतिक तंतु है, यह हमें कपास से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये तो प्राकृतिक तंतु है। फिर क्या है जो ऊनी है, तो भैया ऊन हमें भेड़ों से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये भी प्राकृतिक तंतु है। इसके बाद जूट भैया जूट भी हमें किससे प्राप्त होता है? तो यह जूट के पौधे से सेल्यूलोज के रूप में प्राप्त होता है। अतः जूट भी क्या है? एक प्राकृतिक तंतु है। लेकिन जो ऑप्शन सी में है रेयान, भैया रेयान एक प्राकृतिक तंतु नहीं है बल्कि जो रेयान है यह एक कृत्रिम तंतु है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6 पर आ जाते हैं। निम्न में से कौन सा ठंडी जलवायु के लिए अनुकूलन है? लंबे कान, मोटी चर्म, श्वेत ग्रंथि या फिर हल्की हड्डियाँ? बताना है ठंडी जलवायु के लिए अनुकूलन। तो देखिए साथियों ठंडी जलवायु में क्या होता है, जो जीव होते हैं ठंडी जलवायु के उनके जो कान हैं वो कैसे होते हैं? लंबे नहीं होते भैया, कान तो छोटे होते हैं। यहाँ लिखा लंबे कान, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, और ना श्वेत ग्रंथि ना हल्की हड्डियाँ, बल्कि ठंडी जलवायु वाले जो जीव होते हैं इनके कान छोटे होते हैं और इनकी जो त्वचा है वो मोटी होती है। ठीक है, चर्म में मतलब होता है त्वचा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा इनके जो
शरीर पर बाल होते हैं वो बहुत ही घने होते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। फेफड़े किसमें श्वसन अंग हैं? मछली, केंचुआ, तिलचट्टा या फिर कौआ? अब देखें साथियों, यहाँ पर पहली बात करें हम मछली की। मछली का श्वसन अंग क्या है? तो साथियों मछली का श्वसन अंग क्या है? गिल्स है। ठीक है, केंचुआ का श्वसन अंग क्या है? त्वचा। तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या है? तो तिलचट्टा का श्वसन अंग है साथियों ट्रैकिया। और कौआ का श्वसन अंग है फेफड़ा। अब यहाँ पर बात हुई थी फेफड़े की, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, बाकी आप मछली, केंचुआ और तिलचट्टा इनके भी श्वसन अंग ध्यान रखें, एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका, अफ्रीका, एशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप तो वो है साथियों एशिया। यह है विश्व के लगभग 30% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? मुंबई, बेंगलोर, पुणे या फिर चेन्नई? बताएं यहाँ पर राइट आंसर आप लोग क्या होगा। आप लोग भी भाई आंसर देते जाएं या आप लोग कॉपी में नोट करते जाएं। तो यहाँ पर राइट आंसर साथियों हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ध्यान रखना, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? पुणे में है। ठीक, चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग मुख्यतः खालिस्तान में होता है, दवाइयों में, नमक के रूप में, कांच में या फिर रासायनिक खाद में? तो ध्यान रखना, पोटेशियम नाइट्रेट जिसका रासायनिक सूत्र होता है KNO3, ठीक है, इसका जो प्रयोग है साथियों मुख्यतः रासायनिक खाद के रूप में होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 11 पर आ जाते हैं। मध्य प्रदेश के हस्तकला केंद्रों का नाम क्या है? कोयला, मयर, किंगफिशर या फिर मृगनयनी? बहुत ही फेमस है हस्तकला केंद्र, तो उनको कहा जाता है साथियों मृगनयनी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और साथियों यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे आपको आने वाले समय में और भी नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए, भारत का कौन सा बंदरगाह है सर्वाधिक मात्रा में आयात माल का प्रबंधन करता है? कोलकाता, कांडला, मुंबई या फिर विशाखापट्टनम? तो देखिए साथियों यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, जो मुंबई है बंदरगाह है, यह सर्वाधिक मात्रा में आयात माल का प्रबंधन करता है। प्रश्न क्रमांक 13 पर आ जाते हैं। परमाणु विस्फोट में अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलने का क्या कारण है? रासायनिक ऊर्जा का तापीय ऊर्जा में परिवर्तन, यांत्रिक ऊर्जा का नाभिकीय ऊर्जा में परिवर्तन, द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन या फिर न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तन? तो जो परमाणु विस्फोट होता है साथियों, इससे अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। क्यों निकलती है? क्योंकि इसमें जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो नाभिकीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती है। अतः यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। इनमें से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जीविका का प्रमुख साधन था? कृषि व व्यापार, पशुपालन, मत्स्य पालन या फिर इनमें से कोई नहीं? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो जीविका का प्रमुख साधन था साथियों वो था कृषि एवं व्यापार। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। निम्न में से कौन सी रेखा भारत से गुजरती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा या फिर इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए, कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। ग्रेफाइट और डायमंड
किस तत्व के अपरूप हैं? आर्सेनिक, कार्बन, सेलेनियम या फिर जर्मेनियम? ग्रेफाइट और डायमंड, तो यह दोनों किसके अपरूप हैं? ए है कार्बन के अपरूप। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर सभी लोग देना। निम्न में से कौन सा अंग भ्रूण को सहारा देता है? अंडाशय, गर्भाशय, वृक्क या फिर भ्रूण? तो यहाँ पर राइट आंसर साथियों हमारा होगा, क्या होगा? गर्भाशय। ठीक है, तो डियर साथियों आज इस क्लास में हमने 17 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, जो कि मुझे लगे कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बता देना, और क्लास पसंद आई हो साथियों तो रिक्वेस्ट है आप सभी से कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।